जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री होगा। क्लास 10th का यह हिस्ट्री है। क्लास 10th यानी अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में आज हम बताने जो जा रहे हैं यह आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके आगे की तैयारी के लिए बहुत बेहतर साबित करेगा। ठीक है ना। अगर आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो पूरा देखेंगे और अंत में अगर समझ में नहीं आया तो हमारे चैनल पर लाइक नहीं अनलाइक करके चले जाएंगे। ठीक है ना। आज समझ में अगर आ जाए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, अब मन करेगा तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। सब्सक्राइब होता है ना, वह कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अभी हम जो बोर्ड पर जो लिखे आपको दिख रहा होगा, यह है क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है इंडो चाइना हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, है ना। इसके पहले चैप्टर इसमें हमारा 2 या 3 वीडियो आएगा। जो पहला पार्ट वीडियो बन चुका है, आज यह जो वीडियो होने वाला है यह सेकंड पार्ट है, यानी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में आज हम लोग क्या देखेंगे, तो यही देखेंगे कि फ्रांस कैसे उपनिवेश बना, है ना। उपनिवेश बनाया फ्रांस कैसे यहाँ पे हिंद चीन में अपना कब्जा किया, वहाँ पे कैसे जा कर के क्या क्या किया जिसके कारण उसका उपनिवेश बना लिया। दूसरा पढ़ेंगे आर्थिक कारण, ऐसे कौन से कारण थे जिससे उपनिवेश बना, है ना। तीसरा पढ़ेंगे औपनिवेशिक शिक्षा नीति कैसी अपनाई जाए, फ्रांसीसी वाले ने, है ना, हिंद चीन में कैसा औपनिवेशिक आर्थिक नीति अपनाया, उसके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे औपनिवेशिक शिक्षा नीति लागू करने में क्या हो रहा था परेशानी। उसके बाद में पढ़ेंगे स्कूल कैसा था, किस प्रकार के बच्चे पढ़ते थे और शिक्षा कैसी थी। यानी आज के वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, है ना, कि हिंद चीन जो था, है ना, हिंद चीन यह फ्रांस के कब्जे में चला गया था। तो फ्रांस में कब्जा में जाने का क्या कारण था, है ना, वहाँ पे कब्जा कौन किया, किस तरह किया, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फ्रांस कैसे उपनिवेश बना, है ना, तो इसको जवाब दीजिए कैसे। शुरू में क्या हो रहा था कि आरंभ में, यानी शुरू में व्यापारी लोग यहाँ आए, कहाँ, हिंद चीन में। कहाँ आए? हिंद चीन में। और कुछ धर्म प्रचारक भी हैं। धर्म प्रचारक कहें तो इसका मतलब यह होता है कि धर्म के प्रचार करने वाले, यानी पादरी वर्ग के लोग कहाँ आए? तो हिंद चीन में। ये लोग कहाँ के थे? तो फ्रांस के, है ना। और उन्होंने आया और धर्म प्रचार किया। प्रचार करने के बाद में क्या होता है, लोग जो जहाँ प्रचार किया करते करते हुए वहीं पे बस गए। कुछ व्यापारी लोग भी आए फ्रांस के हिंद चीन में, और कुछ धर्म प्रचारक भी हैं। धर्म का प्रचार करते करते हुए कहाँ बस गए? हिंद चीन में बस गए। बसने के बाद में क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस में राजनीतिक में दिलचस्पी लेने लगा लोग। 18वीं शताब्दी में, है ना, जो फ्रांस के हिंद चीन में राजनीति में दिलचस्पी लेना है। यहाँ पे गलती लिख दी है हम, राजनीतिक में दिलचस्पी यानी हिंद चीन, यहाँ हो जाएगा हिंद चीन में राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा, है ना। हम सीधी सी बात करें, जो फ्रांस के लोग, जो भी लोग आए थे धर्म प्रचारक व्यापारी लोग, तो व्यापार करते करते, धर्म का प्रचार करते करते हुए हिंद चीन में बस गए। अब बसने के बाद में क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में हिंद चीन में राजनीतिक में दिलचस्पी लेने लगे। दिलचस्पी लिया कैसे लोग, आखिर वहाँ पे क्या किया? तो एक बार की बात है कि जनताओं ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह। तो विद्रोह करने के कारण क्या होता है, वहाँ के जनता तंग हो गया। राजा क्या होगा? जनता से तंग हो गया। जनता ने विद्रोह किया, कोई बात हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, जिस कारण से जनता क्या कर दिया? तंग कर दिया। तंग करने के बाद में राजा परेशान हो गए, है ना। बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, राजा परेशान हो गया। राजा से यह संभल नहीं रहा था यह विद्रोह। तो जब नहीं संभल रहा था तो राजा ने जो
यहाँ पे जो फ्रांस के लोग आकर बसे हुए से उनसे सहायता मांगा कि देखिए आप मुझे सहायता कीजिए। यानी राजा ने कहा, किसको कहा? फ्रांस के लोगों को। तो फ्रांस वाले ने कहा कि एकदम हम सहायता आपका करेंगे, लेकिन कहा कि फ्रांस तभी करेंगे कि जो हम अपना सामान यहाँ बेचते हैं उस पर टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा इत्यादि, तब हम आपका सहायता कर सकते हैं। कौन कहा? कौन? फ्रांस वाले ने राजा से कहा। तो राजा ने कहा ठीक है, सबसे पहले ये काम करना बहुत जरूरी है, यानी इस जनता के विद्रोह को दबाना बहुत जरूरी है। तो फ्रांस के मतलब जो भी पादरी वर्ग के लोग थे, धर्म प्रचारक थे, उनको राजा का सहायता किया। राजा को सेना दिया। सेना देने के बाद में क्या होता है कि इस सेना के दौरान, मतलब फ्रांस के सेना के दौरान वह विद्रोह को दबा दिया गया। और विद्रोह को दबाने के बाद में कोचिन चीन का राजा था, फ्रांस में संधि कर लिया। कोचिन चीन का जो राजा था, मतलब यह विद्रोह कोचिन चीन में हुआ था, उसका राजा जो था फ्रांस से संधि किया, संधि कर लिया। मतलब संधि का मतलब यही होता है कि हम मतलब जो आपका हम हेल्प कर रहे हैं, तो जो मेरी मांग हो पूरा कर देंगे, तब हम ऐसा काम करेंगे। तो राजा ने मतलब मान लिया और फ्रांस ने क्या कर दिया, इसका संधि कर दिया। मतलब कहा कि हम बात, राजा ने बात को मान लिया। मानने के बाद 1787 ईस्वी में विद्रोह को दबाने में सफल हो गया। मतलब इस विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इस तरह कि कोचिन चीन का राजा, है ना, क्या जो इस इलाके में विद्रोह हो रहा था, क्या इस विद्रोह को अकेले दबाया या फ्रांस भी सहायता किया? तो आप क्या कहेंगे? फ्रांस भी सहायता किया। फ्रांस सहायता कैसी की? तो अपना सैनिक देकर। तो उसके बदले में क्या लिया फ्रांस वाले राजा से? तो उसके बदले में यह लिया कि हम जो सामान बेचे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। और ये भी बताया कि हम जो भी कुछ करें या कहीं कुछ करें तो उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना होगा। फ्रांस वाले ने राजा कहा, राजा सारी बात को मान लिया। और मानने के बाद में, है ना, संधि किया और विद्रोह क्या कर दिया? दबा दिया। कोचिन चीन में प्रभाव बढ़ गया। अब धीरे धीरे क्या होता है, कोचिन चीन में किसका प्रभाव बढ़ गया? फ्रांस वाले क्या हो गया? प्रभाव बढ़ गया। प्रभाव बढ़ा कैसे? तो यहाँ तो राजा संधि हुआ था कि हम कितनों सामान बेचेंगे उस पर टैक्स नहीं लेना होगा, है ना। तो इस तरह करते करते कहीं भी जाता था लोग कुछ कर लेता था। इस तरह करते इन लोगों का प्रभाव बढ़ गया। इन लोग का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। किनका? फ्रांस वाले का। और प्रभाव बढ़ने के कारण, हाँ, प्रभाव बढ़ने के कारण इन लोगों ने धर्म प्रचारकों का विरोध करने लगा। मतलब अब क्या हुआ कि जो फ्रांस के जो भी धर्म प्रचारक लोग आया था, है ना, तो इन लोगों का मन बढ़ने लगा, है ना। किसी को तो ये लोग क्या करता था, कोचिन चीन के जनता को कहता था, तुम्हारा धर्म हटाओ, इसका कहला मानता है बिना काम, मत मानो इसको मत मानो, मानेगा तो बेकार हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। बीते बहुत सारा बात करने लगता था। कौन करने लगता था? धर्म प्रचारक वाले ने। तो जो वहाँ का इलाका यानी कोचिन चीन का जो मतलब जनता था, इसका विरोध किया। विरोध मतलब क्या किया? उसने बहुत सारे धर्म प्रचारक को मोरबो किया, कटबो किया। वहाँ का जनता कि हमारे देश में तू रह रहा है, हम ही को कह रहा है कि तुम मतलब धर्म मत लगाओ, हमारा धर्म अपनाओ। मतलब फ्रांस के जो लोग आकर बसे था ना, तो वो कह रहा था कोचिन चीन की जनता को कि तू मेरा धर्म लो, तू ये धर्म काहे ले रहा है ना। जिसके कारण मतलब कोचिन चीन की जनता उग्र हो गया और धर्म प्रचार लोग को पीटबो किया, कटबो किया, मारा, बहुत मारा। और मारने की वजह से, है ना, बहुत दिक्कत हो गया। मतलब ये बात कहाँ चला गया? तो फ्रांस में। कहाँ चल गया? फ्रांस में नेपोलियन तृतीय ने नौसैनिक बेड़ा भेजा। नौसैनिक का मतलब होता है कि मतलब समुद्री पर मतलब जो समुद्र से में लड़ते हैं। नौसैनिक यहाँ दिए नौसैनिक बेड़ा का मतलब। तो नौसैनिक जो होता है समुद्र में लड़ाई करता है। कहाँ लड़ाई करता है? तो नेपोलियन तृतीय ने नौसैनिक बेड़ा को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? तो कोचिन चीन में। क्यों भेजा? आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस वाले ने नेपोलियन तृतीय ने अपना नौसैनिक बेड़ा क्यों भेजा? क्योंकि कोचिन चीन के जनता ने, है ना, किसको मार काट दिया था? तो धर्म प्रचारकों को पीटा भी था, काटा भी था, इसीलिए ने बेड़ा भेजा। जब ये बेड़ा भेजा तो 1863 ईस्वी में कंबोडिया डर गया। कंबोडिया क्या हो गया? डर गया। और डर गया और कह दिया फ्रांस को संरक्षित राज्य बन गया। मतलब जब नेपोलियन ने नौसैनिक बेड़ा भेजा, है ना, तो कंबोडिया डर गया। कौन डर गया? कंबोडिया। मतलब ये कोचिन चीन और कंबोडिया मतलब हिंदी चीन में ना है। तो अब ये कंबोडिया दूसरे
मतलब दूसरा राजा कोचिन चिन नहीं, कंबोडिया के राजा क्या हो गए, डर गए। क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। और डर के मारे फ्रांस के पास जाते हैं और कहते हैं, वो काम कीजिए है ना कि आप एगो हम पर एगो फिक्स है ना टैक्स बांध दीजिए कि हाँ हम आपको इतना टैक्स देंगे, हम आपको उतना टैक्स देंगे है ना, बाकी हमको आप मत मारिए, हमको सत्ता से मत उतारिए। कौन कहा, कंबोडिया के राजा। किसको कहा, तो जो फ्रांस के जो भी नौसैनिक लोग आया था, राजा आया था, उसको बता दिए कि आप हमको मत मारिए, ठीक है ना, आप जो कहेंगे जितना आप टैक्स लगाएंगे कि हमको इतना टैक्स वसूल कर दे दीजिए, हम आपको उतना टैक्स वसूल करके दे देंगे है ना, और हमको राजा बनने रहने दीजिए। तो ये भी कहा कि ये भी बात सही है। तो कहा कि देखो टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन हमारा जहाँ भी धर्म प्रचारक है उसको तुम्हारा जनता कुछ नहीं करना, उस जनता को कुछ नहीं करने देना होगा, तब ऐसे हम काम कर सकते हैं। तो वह राजा कहा कि ठीक है। तो फिर वो कंबोडिया का राजा ने कहा तो एक बात जान लो, तो हमको आपको गद्दी से नहीं उतारना होगा। कहा ठीक है, मैं तुमको गद्दी से नहीं उतारूंगा। तो यहाँ कंबोडिया के राजा ने अपने जान पूरे इलाका भर में कह दिया कि आप सभी को इतना इतना रुपया दीजिए। अब कंबोडिया क्या करता था, पूरा पैसा वसूलता था और टैक्स के रूप में फ्रांस को देता था। इस तरह से फ्रांस का और मन बढ़ गया है ना। मन बढ़ने की वजह से 1867 में कोचिन को उपनिवेश बना लिया। किसको बना लिया, कोचिन को। जब भाई मन बढ़ गया, जब एक कंबोडिया का राजा डर गया तो कहा कि अब धीरे धीरे उसका हाथ फैलाना शुरू किया। जब हाथ फैलाना शुरू किया तो कोचिन पर भी दबाव बनाने लगा, यानी कोचिन पर भी क्या दबाव बनाने लगा। दबाव बढ़ाने से क्या होता है कि मतलब 1874 में मतलब दबाव बढ़ाया और कोचिन को कब्जा ही कर लिया। कोचिन क्या कर लिया, कब्जा। उतना करने के बाद में 1874 ईस्वी में तोकिन में प्रवेश किया। कहाँ किया, तोकिन में, और तोकिन के कुछ हिस्सा पर भी कब्जा कर लिया। देखिए एगो थोड़ा सा मतलब धर्म प्रचार को पीट दिया गया तो वह नौसैनिक बेड़ा भेजता है। जब नौसैनिक बेड़ा भेजा तो कंबोडिया का राजा डर जाते हैं, तो कंबोडिया भी उसके हाथ में चला गया। उसके बाद में कोचिन पर भी बना लिया। उसके बाद में तोकिन पर भी प्रवेश कर लिया। कौन प्रवेश कर लिया, फ्रांस वाले। कौन प्रवेश कर लिया, फ्रांस वाले। उसके बाद में 1887 ईस्वी में पूरे हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। 1887 में पूरे हिंद चीन पर क्या कर लिया, कब्जा। यानी हिंद चीन का है तो हिंद चीन का मतलब होता है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, तीनों मिलाकर हिंद चीन बना। क्या बना, हिंद चीन। इस तरह से पूरे हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। इसीलिए इसे है ना फ्रेंच इंडो चाइना कहने लगा लोग। कोई पूछेगा कि फ्रेंच इंडो चाइना नाम कैसे पड़ा, तो कहिएगा कि फ्रांस के मतलब जो धर्म प्रचारक लोग जो थे, कुछ व्यापारी लोग जो थे है ना, जा करके हिंद चीन में है ना व्यापार करता था, लोग धर्म का प्रचार करता था। प्रचार करते करते वे लोग वहीं पे बस गए। बसने के बाद में एक बार बात क्या हुआ कि कोचिन चीन के जनता ने है ना उग्र आंदोलन किया, जो राजा से नहीं दबा। तो राजा ने फ्रांस के लोग वहाँ आकर बसे हुए थे, धर्म प्रचारक और पादरी थी व्यापारी लोग, उनसे सहायता मांगा। सहायता मांगने के उपरांत उन्होंने सहायता किया, और सहायता किया तो फ्रांस वाले ने राजा से कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे, इसलिए आप हमको कुछ छूट दीजिए। तो क्या छूट मांगा, तो हम अपना सामान बेच सकते हैं, कुछ टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। इस तरह करते करते उन लोगों का मन बढ़ गया, और मन बढ़ने से धीरे धीरे 1863 में कंबोडिया के राजा डर गए और कंबोडिया को अपने हाथ में ले लिया। 1867 में कोचिन को उपनिवेश बना लिया। 1864 तोकिन को अपना कब्जा कर लिया, और 1887 ईस्वी में पूरे हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे हिंद चीन को अपने हाथ में किया, इसीलिए इसे फ्रेंच इंडो चाइना कहने लगा लोग। कोई दिक्कत हो गया ना। अब ये तो था कैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा फ्रांस कैसे उपनिवेश बनाया। ये अगर क्वेश्चन पूछा तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए अगला है आर्थिक कारण। मतलब इसका मतलब यह होता है ऐसे कौन कारण थे जिसे फ्रांस ने उपनिवेश बनाया। मतलब हिंद चीन में कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तभी ना वो चाहता था कि हम यहाँ पे कब्जा करें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रांस वाला चाहता था कि हम यहाँ हिंद चीन में कब्जा करें, तो ऐसा ना कुछ तो कीमती सामान होगा कि नहीं होगा भाई, तभी ना कोई कब्जा करेगा। तो ऐसा कौन सा कीमती सामान था जो फ्रांस वाले ने क्या किया, उस पर कब्जा करना चाहता था हिंद चीन पर। तो सुनिए, तो फ्रांस में क्या था, हिंद चीन में क्या था, तो एक कृषि प्रधान देश है। वह क्या है, कृषि प्रधान। चावल बहुत ज़्यादा उपजता है, रबड़ बहुत ज़्यादा उपजता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब क्या होता है, उत्पादन होता है।
साथ में व्यापार की बहुत प्रबल संभावना रहती थी वहाँ पे, यानी कोई भी सामान लिए खूब बिकता था। दूसरी, खनिजों की उपलब्धता था। खनिज क्या है तो कोयला, टीन, जास्ता, टंगस्टन इत्यादि, इस सब का इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता था, है ना, बैठो ना, क्या होता था कि मतलब वहाँ पे बेचने का संभावना रहता था। यहाँ देखो, से बैठो, है ना। तीसरा कारण था कि बड़ा बाजार था। क्या कारण था? बड़ा बाजार। कहाँ? हिंद चीन में। और असभ्य को सभ्य बनाने की नीति भी इन लोगों ने कह दिया। मतलब फ्रेंच वाले जो पादरी मतलब धर्म प्रचारक लोग आए थे ना, आए थे हिंद चीन में आकर बस गए थे, तो वे लोग अपने को सभ्य मानते थे। लोग अपने को क्या मानते थे? सभ्य। मतलब इन हिंद चीन के लोग को असभ्य मानता था लोग, और अपने आप को क्या कहता था? जो धर्म प्रचार आकर बसा था, क्या कहता था कि हमको भगवान ने ऊपर से बना कर भेजा है कि जो असभ्य है उसको सभ्य बनाए। मतलब ये लोग खुद अपने आप को भगवान मानता था लोग। कौन? धर्म प्रचारक जो फ्रांस से आया था, वो कहता था कि देखो तुम हिंद चीन का है ना, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं, तुम बेकार हो, तुम एकदम बर्बाद हो इत्यादि कहता था, इसलिए तुम धर्म को छोड़ो, मेरा धर्म मानो। तो वो कहता कहा है तुम्हारा धर्म माने? तो वो कहता था कि हमको भगवान ऊपर से भेजे कि जो असभ्य है उसको सभ्य बनाए। मतलब ये लोग अपने आप को भगवान मानता था। कौन लोग? कौन? धर्म प्रचारक जो फ्रांस से आया हुआ था वे लोग। उसके बाद व्यापार की सुरक्षा था। व्यापार क्या था? सुरक्षा। इतना ही बहुत कारण था जिस कारण से यह क्या उपनिवेश बना। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आर्थिक कारण, है ना, कैसे हुआ। मतलब कहेगा कि हिंद चीन में फ्रांस वाले ने ऐसे कौन कौन से मतलब आर्थिक कारण थे जिसके कारण से वहाँ पे जाकर वो व्यापार करना चाहता था लोग। तो ये सारा बात लिख देंगे, इसका जवाब हो जाएगा। अगला जानते हैं इसके बाद में औपनिवेशिक आर्थिक नीति कैसी अपनाई जाए। मतलब जब वे लोग आकर यहाँ बस गए, कहाँ आकर बस गए? फ्रांस में, हिंद चीन में। फ्रांस वाले ने जब आकर के यहाँ पे बस गए, हिंद चीन में बस गए, तो इन लोगों ने सोचने लगा, फ्रांस वाले लोग ने, कि इसमें क्या हम करें जिस कारण से हम यहाँ से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। ज़्यादा क्या कमाएं? मुनाफा कमाएं। मतलब ये लोग सोचने लगा। लोग कौन लोग सोचने लगा? लोग फ्रांस वाले लोग ने। मतलब ये लोग सोचता था कि हम हिंद चीन में ऐसा कौन काम करें जिसके कारण ये हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाएं, है ना। तो वहीं के एक कवि मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति था, शिक्षित व्यक्ति थे, जिसका नाम था पॉल बर्नार्ड, है ना, पॉल बर्नार्ड। उससे लोग जाकर के पूछा कि बताइए हम हिंद चीन में ऐसा कौन काम करें जिसके कारण वहाँ से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो पॉल बर्नार्ड जी ने बताया कि एक काम कीजिए, सबसे पहले वहाँ को लोग को, है ना, आप उद्योग लगा दीजिए ताकि वे लोग उद्योग में काम करेंगे, है ना। और उसके बाद बताएं कि ऐसा व्यवस्था कीजिए ताकि वे लोग शिक्षित हो जाएं, और जब शिक्षित होंगे तो सामान खरीदेंगे। उसके बाद आप पे, है ना, उद्योग लगाएंगे या कोई भी सामान बेचेंगे तो उन लोगों के पास पैसा रहेगा, और उस पैसा से आपका सामान क्या करेंगे? खरीदेंगे। यानी यह पॉल बर्नार्ड ने क्या किया? मतलब उनको सुझाव दिया। फ्रांस वाले क्या दिया? सुझाव। लेकिन वह सुझाव को उन्होंने नहीं माना। वो सुझाव को उन्होंने नहीं माना। फ्रांस वाले ने नहीं माना कि तुम्हारा सुझाव अच्छा नहीं है, तुम अपना सुझाव तुम अपने पास रखो। तो उन्होंने, फ्रांस वाले ने सोचा कि भाई ये तो एक कृषि प्रधान राज्य है, इसमें हम उद्योग लगाकर क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? सो बोर्ड पर देखिए। तो कैसे अपनाया जाए? तो कैसे मतलब ज़्यादा मुनाफा देने वाली। तो ये बात किससे पूछा गया? पॉल बर्नार्ड से। किससे पूछा गया? कि उपनिवेश की अर्थव्यवस्था का विकास, भूमि सुधार, औद्योगिकरण। मतलब इनका यह दिया हुआ सुझाव है। परीक्षा में पूछेगा कि पॉल बर्नार्ड ने क्या क्या सुझाव दिए, तो कहिएगा उपनिवेश की अर्थव्यवस्था में विकास, उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था में विकास, भूमि सुधार, औद्योगिकरण इत्यादि। मतलब कहा कि यहाँ के लोगों के लिए जब आप उद्योग लगाइए ना, उद्योग लगाइएगा तो इन लोगों के पास पैसा होगा, और जब पैसा होगा तो इन लोग अपना सामान खरीदेगा ना। ये भी सुझाव दिया। दूसरा कि भूमि सुधार का भी सुझाव दिया। तीसरा उद्योग लगाने के बारे में बात बोला। लेकिन क्या फ्रांस वाले ने बात को माना? नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसलिए क्योंकि यह जो देश था कृषि प्रधान देश था। एक ऐसा देश था, कृषि प्रधान देश था। तो इसमें उन्होंने सोचा। कौन सोचा?
फ्रांस वाले ने कि यहाँ पे तो हम ऐसा तो उद्योग लगा नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक तरफा अनुबंध लगा दिया। अब एक तरफा अनुबंध क्या होता है, तो वहाँ पे पहले ज़मीन जो बड़ा बड़ा था हिंद चीन में, वह ज़मीन या तो बड़े बड़े ज़मींदार के पास हुआ करता था, या वह ज़मीन किसी फ्रांस वाले के पास, फ्रांसीसी के पास हुआ करता था, जो आकर वहाँ बसे हुए थे उनके पास, है ना। मजदूर छोटे मोटे किसान के पास तो ज़मीन था नहीं, तो उन लोगों से बिना पूछे इन्होंने एक कानून लगा दिया। फ्रांस वाले ने कानून लगा दिया, मतलब किसान मजदूर से बिना पूछे, बिना सलाह लिए हुए एक क्या लगा दिया, कानून लगा दिया। उस कानून में क्या था कि उस कानून में यही लिखा हुआ था कि जितने भी बड़े ज़मींदार हैं या फ्रांसीसी हैं, वे लोग मजदूर को बुलाएंगे, किसान को बुलाएंगे, खेत में काम कराएंगे, दिन भर काम करेगा, मन करेगा तो मजदूरी देगा, मन करेगा मजदूरी नहीं देगा। इस तरह के कानून को लगाया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, तो कहिएगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था वह व्यवस्था है जो हिंद चीन में लगाया गया था या फ्रांसीसी के द्वारा लगाया गया था। यह कैसे होता था, तो कहिएगा सीधा, है ना, कि बड़े बड़े ज़मींदारों और फ्रांसीसियों के बीच में यह लाया गया था। उसमें यह बताया गया था कि मजदूरों से, किसानों से काम कराना है, उसके बदले तुमको जो मर्जी उतना मतलब मुआवजा दो, मन करे तो नहीं दो, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था को एक तरफा व्यवस्था कहा जाता है। अगर इतना भी याद नहीं तो सीधा कहिएगा कि एक तरफ का, है ना, कानून लगाना, एक तरह का क्या लगाना, कानून, नियम, दूसरे की बात को नहीं सुनना, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहलाता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, तो उन्होंने यानी फ्रांस वाले ने एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लगा दिया। मतलब ये है कि जो ज़मीन बड़े बड़े ज़मींदार के पास था, किस मतलब फ्रांसीसी के पास था, उनको बता दिया कि आप खेत लीजिए, खेत में अन्न उपजाइए, मन करे तो मजदूर को पैसा दीजिए या नहीं दीजिए, है ना। इस तरह की व्यवस्था उन्होंने लगा दिया। उसके बाद में कृषि में विकास किया। कृषि में विकास किया तो कैसे, सिंचाई में व्यवस्था किया, सिंचाई की व्यवस्था किया अच्छा किया, खेती तैयार किया। अब मान लीजिए खेत को क्या किया, तैयार किया, अच्छा किया। जब कृषि में विकास हुआ, सिंचाई की व्यवस्था किया, तो 1873 में, है ना, 27,400 हेक्टेयर धान उपजता था 1873 में, जो 1930 में 22 लाख हेक्टेयर हो गए, यानी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब यहाँ से ये लोग अपना अपना धान चावल जो होता था ना, ये लोग टैक्स के रूप में लेता था और अपने फ्रांस में लेकर के जाता था लोग। उसके बाद में इतना और किया, संरचनात्मक विकास भी किया, संरचनात्मक विकास भी किया। संरचनात्मक विकास मतलब पूरे हिंद चीन में रेल लाइन को बिछा दिया। पूरे हिंद चीन में क्या किया, रेल लाइन के लिए विकास बिछा दिया। तो बोलिए हिंद चीन के लिए अच्छा किया कि नहीं किया, कुछ ऐसे काम थे जो क्या किया, अच्छा किया। साथ में बंदरगाह का विकास किया। अभी बंदरगाह क्या होता है, तो जहाज जहाँ पे रुकती है ना, उस जगह को बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहता है, जहाँ ट्रेन रुकती है उसे स्टेशन कहा जाता है ना, जहाँ बस रुकती है उसे बस स्टैंड, इसलिए जहाँ जहाज रुकता है पानी वाला उसे क्या कहता है, बंदरगाह। तो पूरे हिंद चीन में बंदरगाह का भी विकास किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि पूरे हिंद चीन में बंदरगाह का विकास किसने किया, फ्रांसीसी वाले ने कि हिंद चीन वाले ने, फ्रांसीसी। पूरे हिंद चीन में रेल लाइन को किसने भी बिछाया, फ्रांसीसी ने कि हिंद चीन ने, फ्रांसीसी ने। कोई दिक्कत है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कौन लाया था, फ्रांसीसी या हिंद चीन, फ्रांसीसी। कोई दिक्कत है ना। पॉल बनार्ट के बात को किसने नहीं माना, हिंद चीन वाले ने कि फ्रांसीसी ने, फ्रांसीसी ने। कोई दिक्कत है। तो अगर आपसे पूछेगा औपनिवेशिक आर्थिक नीति क्या है, तो इशारा लिख देंगे, आपका जवाब समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। फ्रांस वाले ने जब इतना कुछ कर दिया, तो वहाँ के लोगों को शिक्षा के बारे में सोचने लगा। किसके बारे में सोचने लगा, शिक्षा, कि शिक्षा कैसी दी जाए, शिक्षा कैसी दी जाए। कौन लोग सोचने लगा, कौन, फ्रांसीसी लोग। तो उनको, है ना, शिक्षा देने में हो रहा था परेशानी, औपनिवेशिक शिक्षा देने में क्या हो रहा था, परेशानी। और परेशानी क्या हो रहा था कि कहाँ तक पढ़ाया जाए, मतलब इस वियतनामी को, इस हिंद चीन में जो लोग बसे हुए हैं, इस सारा के सारे को कहाँ तक पढ़ाया जाए, कहाँ तक पढ़ाया जाए। अभी लोग सोचने लगा कहीं ज़्यादा अगर हम पढ़ा देंगे, इसको ज़्यादा पढ़ा देंगे, है ना, तो कल होकर के, है ना, इसको नौकरी देना पड़ेगा, है ना। तो अगर मेरे फ्रांसीसी लोग हैं, उनको भी नौकरी देना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए फ्रांसीसी वाले ने भी मैट्रिक किया और मतलब वियतनाम वाले भी मैट्रिक किया ना, दोनों गोड़ा। अब दोनों गोड़ा मैट्रिक कर लिया तो भाई नौकरी तो दोनों को देना पड़ेगा, अगर 2 सीट है तो
तो ये भी परेशानी होता है, कहाँ तक पढ़ाया जाए, कहाँ तक पढ़ाया जाए। दूसरा था किस भाषा में पढ़ाया जाए, मतलब इसमें शिक्षा नीति कौन लाया था, तो फ्रांस वाले ने। कौन लाया था, फ्रांस वाले। तो उसमें क्या क्या परेशानी हो रहा था, तो परेशानी पहला यह हो रहा था कि कहाँ तक वियतनामी को पढ़ाया जाए, दूसरा किस भाषा में पढ़ाया जाए। तो उसके लिए एक स्कूल खोला उन्होंने। क्या किया, खोला एक स्कूल। स्कूल किस प्रकार के बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल में किस प्रकार के बच्चे पढ़ते थे, शिक्षा कैसी थी। एग्जाम में पूछेगा औपनिवेशिक शिक्षा नीति लागू करने के बाद में उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसा था, तो अब बता रहे हैं, सो उसको लिखिएगा, ठीक है ना। तो नए फ्रांसीसी स्कूल खोले गए, नए फ्रांसीसी स्कूल खोले गए जो महंगे थे। महंगे होने का मतलब ये होता है कि हिंद वियतनाम में बहुत सारे लोग थे, कुछ धनी मनी के लोग थे, गरीब लोग थे, फ्रांसीसी लोग थे। तो फ्रांसीसी वाले ने है ना एक स्कूल खोला, है ना। आगे हम स्कूल के बारे में पढ़ाएंगे। और वह स्कूल जो था महंगा स्कूल था, मतलब बड़े बड़े जमींदार धनी मनी के बेटा बाल बच्चा उसमें पढ़ सकते थे, है ना। और फ्रांसीसी के बाल बच्चा उसमें पढ़ सकते थे उस स्कूल में। अब देखिए, तो मतलब ऐसे स्कूल को खोला गया। जब स्कूल खोल दिया गया तो शिक्षा पूरा नहीं कर पाते थे, मतलब ऐसा स्कूल खोला गया जिस स्कूल में फ्रांसीसी के बच्चे भी पढ़ सकते थे और महंगे मतलब बड़े मतलब जो धनी मनी थे उनके बच्चे पढ़ सकते थे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि उसका फीस बहुत हाई भाई था। जब फीस हाई फाई रहेगा तो मतलब मजदूर के किसान को बाल बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन शिक्षा नहीं अच्छा से नहीं दे पा रहा था लोग, शिक्षा अच्छा से नहीं दे पाता। नहीं देने के कारण 1925 में 400 बच्चे ही शिक्षा प्राप्त किए। कितना, 400 बच्चे में। अब मात्र जब 400 बच्चे ही शिक्षा प्राप्त किए तो अब मिला लीजिए कि क्या वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा रहा होगा, एकदम बेकार रहा होगा ना। अब देखिए, अब वहाँ पे जो स्कूल खोला गया था उस स्कूल में शिक्षक कैसे पढ़ाते थे, है ना। उस स्कूल की पुस्तक कैसी थी सुन लीजिए। उस स्कूल में जो पुस्तक लगा था वह फ्रांसीसी पुस्तक था। क्या था, फ्रांसीसी। और फ्रांस की तारीफ की, मतलब जो फ्रांस का पुस्तक किताब लगा था उस किताब में सिर्फ फ्रांस की तारीफ किया गया था। यानी सीधी सी बात कहें तो फ्रांस वाले की बड़ाई किया गया था। मतलब जो स्कूल खोला गया उस स्कूल में, है ना, फ्रांसीसी किताब लगा और फ्रांसीसी किताब में सिर्फ फ्रांस की बड़ाई और वियतनाम की हिनाई, वियतनाम की हिनाई। तो वियतनामी की क्या किया गया था, बुराई किया गया था। वियतनाम उस पुस्तक में ये लिखा गया था कि ये लोग आदिम हैं। कौन लोग आदिम है, तो वियतनाम लोग, यानी वियतनाम का यानी हिंद चीन, यानी ये लोग क्या है, आदिम। आदिम कहने का मतलब ये होता है कि पुराने जमाने के लोग हैं। ये लोग कैसे लोग हैं, पुराने जमाने के लोग, बड़ा पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, झगड़ालू है लोग, बेकार है लोग, नकलबाज है लोग। यानी उस किताब में यही लिखा हुआ था कि ये आदिम है ना, पिछड़ा हुआ वर्ग है और शारीरिक श्रम करने वाले, इन लोगों से मानसिक काम होने वाला नहीं है, नकलबाज है आदि कह करके उस बुक में छपा हुआ था। और जब इतना छपा हुआ था तो छपने के कारण वहाँ के जो फ्रांसीसी मास्टर जो पढ़ाने जाते थे वो तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाते थे, लेकिन जो वियतनामी टीचर मतलब कोई था जो पढ़ाने जाता था तो उनको क्या करना पड़ता था बताते हैं। वे लोग कहते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है जी, कैसे कैसे छाप दिया ये सब, है ना। तो उन्होंने किताब को देखा और किताब को मतलब वियतनामी नहीं, अब उस बुक में वियतनामी की हिनाई लिखा हुआ था तो वियतनामी की हिनाई नहीं, अब वियतनामी के अच्छे के बारे में बच्चों को बताने लगे जो फ्रांसीसी टीचर थे वे। और जो वियतनामी टीचर जो थे वे फ्रांस के मतलब वियतनाम के बारे में बताएं कि वियतनामी के लोग अच्छे हैं, वियतनामी के लोग मानसिक और शारीरिक दोनों काम करने वाले हैं, ये लोग नकलबाज नहीं होते। यानी जो वियतनामी टीचर थे वे पढ़ा रहे थे और फ्रांसीसी टीचर ऐसे नहीं पढ़ाते थे। वे सिर्फ कहते थे कि ये सब बेकार है, यानी हिंद चीन यानी वियतनाम वाले जो हैं ये सब कथी हैं, बेकार है, इन लोगों से मानसिक काम नहीं, इन लोग शारीरिक काम करने वाला है, इत्यादि बात को बताता था। आगे हम फिर बोर्ड पर दिखाते हैं, सो देखेंगे। तो इतना ले लेंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। तो आगे क्या होता है, तो यहाँ पे जो शिक्षा नीति जो था ना, मतलब जो लाया गया था, मतलब उसका फ्रांसीसी किताब था जिसमें सिर्फ फ्रांस की बड़ाई किया गया था, है ना। और इसमें भी था कि फ्रांस की बड़ाई और वियतनाम की हिनाई। तो ऐसे तो होते रहा, है ना। तो होने के बाद में इस शिक्षा नीति को फ्रांस वाले ने आगा बढ़ाया, आगा बढ़ाया तो उन्होंने एक स्कूल खोला था जिस स्कूल का नाम था फ्री। कहने के लिए फ्री था लेकिन वो फ्री नहीं था, महंगा था।
कहने उस स्कूल का नाम था तोंकिन फ्री स्कूल। तोंकिन फ्री स्कूल कहने के लिए फ्री, लेकिन फ्री नहीं था, है ना। यह स्कूल 1907 में खोला गया था। क्या खोला गया था? उसका उद्देश्य क्या था? मतलब जो स्कूल खोला गया था, लड़की जो स्कूल खोला गया था, है ना, तो उसमें उसका उद्देश्य क्या था? तो पश्चिमी शिक्षा दिलाना। मतलब आगे आपको पढ़ना होगा पूर्वी या पश्चिमी, तो मतलब उस तोंकिन फ्री स्कूल में पश्चिमी शिक्षा दिलाने के बारे में चर्चा किया था, पश्चिमी शिक्षा के बारे में पढ़ाने की बात किया जाता था। और फीस लिया गया, मतलब फीस भी लिया गया, कहने के लिए फ्री लेकिन फीस लिया गया। स्कूलों में वियतनामियों को आधुनिक बढ़ाने पर बल दिया गया। मतलब वहाँ स्कूल में ये बताया गया कि वियतनामी लोग बेकार है, ई है वो है, मतलब अगर वे लोग इन धर्म का पालन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यानी इसको आधुनिक बनाने का भी काम किया गया। बस इतना ही था। इस स्कूल खोला गया था, इसका उद्देश्य था, इतना ही था। अब इस जो स्कूल खोला गया था तो इसका विरोध किया गया। तो विरोध क्यों किया गया? तो सुनिए, विरोध इसलिए किया गया कि उस स्कूल में, है ना, जो किताब लगा था पढ़ाने के लिए, उस किताब में फ्रांसीसी का बड़ाई था और वियतनामियों का ही नहीं। तो इसी के लिए, है ना, मतलब वहाँ के जो निवासी लोग था वियतनाम के, उन्होंने क्या किया? विरोध किया। विरोध मतलब 1926 में साइगन और नेटिव गर्ल स्कूल में पहला विरोध किया गया कि ऐसा नहीं पढ़ाया जाए, बच्चों को ऐसा नहीं पढ़ाया जाए। अगर आप पढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है ना। तो इसी के लिए क्या हुआ? विद्रोह किया गया। कहाँ? तो साइगन नेटिव गर्ल स्कूल में। साइगन नेटिव गर्ल स्कूल में आपसे एग्जाम में पूछेगा कि साइगन नेटिव गर्ल स्कूल में क्या हुआ? तो विद्रोह किया गया। कैसा विद्रोह किया गया? तो तोंकिन में जो स्कूल खोला गया था, उस स्कूल में सिर्फ जो बच्चे पढ़ते थे उस बच्चों को, है ना, फ्रांसीसी के बारे में बड़ाई और वियतनामी के बारे में हिनाई किया था। इसी को रोकने के लिए कि ऐसा शिक्षा नीति नहीं दे, इसी के लिए विरोध किया गया। किस स्कूल में? तो मतलब साइगन नेटिव गर्ल स्कूल ने इसका विरोध किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब होता है कि औपनिवेशिक धार्मिक नीति, मतलब जो इन लोगों का धार्मिक नीति क्या था? तो ये लोग अधिकांश बदलने का प्रयास करता था। लोग कौन लोग? मतलब वहाँ के जो निवासी जो था, मतलब जो फ्रांस में आकर बस गए थे, ना, तो वे लोग चाहता था लोग कि इनका हम धर्म को बदल दे। मतलब जो इस धर्म जो पालन करे, ई नहीं पालन करके हम जो कहें इस धर्म का पालन करें। साथ में बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियस संवाद, स्थानीय रीति रिवाज को भी इन्होंने दिया, है ना। कहाँ दिया? फ्रांस में, हिंद चीन में। कहाँ दिया? हिंद चीन यानी वियतनाम में। कहाँ दिया? वियतनाम। उसके बाद में इतना बहुत था तो उसका स्कॉल्स रिवोल्ट हुआ। इसका मतलब क्या होता है? तो विद्रोह को दबाना। क्या होता है? विद्रोह को मतलब इसे का मतलब क्या होता है? कुचल देना। स्कॉल्स रिवोल्ट का मतलब होता है, इसका मतलब स्कॉल्स रिवोल्ट का मतलब होता है कि 18वीं शताब्दी तक वियतनामी ईसाइयों के बीच में, है ना, ज़बरदस्त हुआ। ज़बरदस्त कहने का मतलब विद्रोह हुआ, है ना। ना वियतनामी डर रहे थे, ना ये लोग डर रहा था, फ्रांसीसी लोग डर रहा था, जिसके कारण से उसमें हजारों ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया, है ना। इस विद्रोह क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया। कुचलने के बाद में इस विद्रोह को स्कॉल्स रिवोल्ट कहा गया। कोई दिक्कत है ना। इसमें किससे लड़ाई हुआ? तो वियतनामी और ईसाई वाले ने से जो आकर वहाँ बसे थे ना, उनसे लड़ाई हुआ। बहुत सशक्त लड़ाई हुआ। मतलब दोनों आदमी दोनों से दबने वाले नहीं थे, जिसमें बहुत सारे ईसाइयों को मौत घाट उतार दिया गया। लेकिन कुछ कारण हुआ जिस कारण से इस विद्रोह क्या कर दिया गया? कुचल समाप्त कर दिया गया। इसी समाप्त करने को मतलब जो सारी प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया को स्कॉल्स रिवोल्ट कहा जाता है। आपसे एग्जाम पूछेगा कि स्कॉल्स रिवोल्ट क्या है? तो 18वीं शताब्दी तक वियतनामी और ईसाइयों के बीच में, है ना, बहुत सशक्त विरोध हुआ। इसी में बहुत सारे ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके कारण विद्रोह को कुचल दिया गया और इसी विद्रोह को स्कॉल्स रिवोल्ट कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बातें समझ में नहीं है? यानी इतना आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब है हुआ आंदोलन क्या है? एग्जाम में पूछ देता है कि हुआ आंदोलन क्या है? हुआ आंदोलन क्या है? तो ध्यान देंगे, यह आंदोलन जो था सबसे पहले उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन किए थे। मतलब हिंद चीन वाले ने पहला यह शुरुआत किया था हिंद चीन आंदोलन में, ठीक है ना। हिंद चीन में
1939 में शुरुआत हुआ था। इसका केंद्र था मोकोन डेल्टा, मेकोन डेल्टा यानी हुआ आंदोलन को शुरुआत मेकोन डेल्टा से किया गया था। कहा गया? मेकोन डेल्टा से, जिसके प्रणेता हुइनो फूसो थे। हुइनो फूसो प्रणेता का है। तो जो आंदोलन होते, इस आंदोलन को आगे लेकर जाने वाले कौन थे? तो हुइनो फूसो। अब इनमें क्या था? तो ये सबसे ज़्यादा अलौकिक में विश्वास करते थे, है ना। अलौकिक शक्ति में क्या करते थे? विश्वास करते थे। जादू टोना, जन कल्याणी संबंधी कार्य, समाज सुधारक, बाल विवाह, शराबखोरी, फिजूल खर्च से माना करते थे। अब जब इतना काम कोई अगर अपने राज्य में करे तो भाई इसको जनता क्यों नहीं मानेगा? मतलब जनता को इनसे प्यार हो गया था, है ना। हुइनो फूसो को जनता से प्यार क्यों हुआ था? तो ये अलौकिक शक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे, झाड़ फूक, जादू टोना में विश्वास करते थे, जन कल्याणी संबंधी कार्य करते थे, समाज सुधारक भी थे, बाल विवाह मतलब उस समय छोटे छोटे बच्चों को विवाह किया था उस पर रोक लगाए थे, शराबखोरी नहीं हो इत्यादि पर ध्यान देते थे, है ना। इसीलिए जनता के नज़र में क्या हो गए थे? अच्छे हो गए थे। तो जब वियतनाम में जब आंदोलन हुआ ना, तो उस आंदोलन में प्रणेता यही बने। तो बनने का कारण क्या था? तो इनमें इतना गुण था, इसीलिए इनको क्या बनाया गया? प्रणेता। प्रणेता कहें तो इसका मतलब होता है कि मतलब आंदोलन को आगे ले जाने वाला नेता। कोई दिक्कत? अब इतना हो गया जिसके कारण जनता में व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता में क्या पड़ा? व्यापक प्रभाव। व्यापक प्रभाव कहे तो इसका मतलब ये होता है कि जनता मतलब बहुत खुश हुई इनसे, इनका क्षेत्र बढ़ने लगा। जब क्षेत्र बढ़ने लगा तो ये बात फ्रांसीसियों ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद उन्होंने कठोर कार्रवाई किया और उसको बंद कर लिया, बंदी बना लिया। यानी हुइनो फूसो क्या कर लिया? बंदी। कहा कि इसको पागल कहो, पागल कहो, पागल। यानी ये हुइनो फूसो को कौन बंदी बना लिया? फ्रांसीसी वाले ने। और कहा कि इसको तुम पागल कहो, यानी पागल घोषित कर दो। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कहा कि पागल घोषित करो। अब पागल घोषित करने के लिए कुछ डॉक्टर आए, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आए, है ना। और डॉक्टर इसलिए आए कि इनको पागल घोषित करे। डॉक्टरों का फौज लग गया इनके पास। जितना भी डॉक्टर आया हुइनो फूसो के पास इनको पागल घोषित करने के लिए आया, सब इनका चेला बन गया। यानी पागल घोषित उसने नहीं किया, सब इनका चेले बन गया। किनका चेला बन गया जी? हुइनो फूसो का। सब इनका चेले बन गया। बताइए, फ्रांसीसी वाले ने डॉक्टर भेजा कि इनको पागल घोषित करने के लिए। अब इसके पास रह करके इसका मतलब दवा दारू किया, सब इसका चेले बन गया। किसका चेला बन गया? हुइनो फूसो का। अब चेला बन गया तो कहा कि ये व्यक्ति पागल थोड़े है, तो पागल है नहीं, है ना। अब जब फ्रांसीसी वाले जाते हैं पूछते हैं कि कैसा व्यक्ति है, तो पता चला कि जितना डॉक्टर भेजनी सब एक चेले बन गया। तो फिर फ्रांसीसी वाले दूसरा डॉक्टर को बुलाया और 1941 में और पूछा कि इसको पागल घोषित करो। अन्य डॉक्टर को बुलाया गया, किसको पागल घोषित करो? हुइनो फूसो को। तो 1941 में उन्होंने आया और बताया कि यह व्यक्ति पागल नहीं है, यह माइंडली ठीक है ना। आप और हम गलत कहते हैं लेकिन यह बात गलत नहीं है, वह डॉक्टर ने बताया। लेकिन फ्रांसीसी वाले ने क्या किया? उस व्यक्ति को पकड़ा और वियतनाम से भगा दिया, लाओस भेज दिया। कहेगा तू नहीं यहाँ रहेगा, है ना इनसे कांड कुछ होगा, तू जब ले ससुरा रहेगा तो ले मारपीट सब कराएगा, इसीलिए तुम यहाँ से भागिए जाओ। उसको भगा दिया गया, लाओस भेज दिया गया और धीरे धीरे करके वहाँ जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह क्या कर दिया गया? समाप्त, दबा दिया गया। तो थैंक यू दोस्तों, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव, इसके बाद वाला पार्ट आएगा। उस पार्ट में, है ना, पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्या है ना। उसके बाद में एक और है कि भूल भुलैया रास्ता क्या है इत्यादि सब का उस वीडियो में अपलोड रहेगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा हुआ आंदोलन क्या है, तो इसमें से लिख देंगे यह आंदोलन, इसका जवाब हो जाएगा। थैंक यू।